जानदार चीजें कैसे पैदा हुईं? प्रिय इंदु, पिछले खत में मैं तुमको बतला चुका हूं कि बहुत दिनों तक जमीन इतनी गर्म थी कि कोई जानदार चीज उस पर रह ही नहीं सकती थी। तुम पूछोगे कि जमीन पर जानदार चीजों का आना कब शुरू हुआ और पहले कौन-कौन सी चीजें आईं? ये बड़ा रोचक सवाल है, परंतु इसका जवाब देना आसान नहीं है। पहले ये समझना होगा कि जीवन क्या है। शायद तुम कहोगे कि आदमी और जानवर जीवित हैं, लेकिन दरख्तों और झाड़ियों, फूलों और तरकारियों को क्या कहोगे? ये सब भी तो जानदार हैं। ये पैदा होते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं और मर जाते हैं। दरख्त और जानवर में खास फर्क ये है कि जानवर चलता फिरता है और दरख्त नहीं। तुम्हें याद होगा कि मैंने लंदन के क्यू गार्डन में तुम्हें कुछ पौधे दिखाए थे जिन्हें ऑर्चिड और पिचर कहते हैं। जानती हो, ये सचमुच मक्खियां खाते हैं। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते। स्पंज ऐसा ही जानवर है। कभी-कभी तो किसी चीज को देखकर यह बतलाना मुश्किल हो जाता है कि यह पौधा है या जानवर। जब तुम वनस्पति शास्त्र और जीव शास्त्र पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीजों को देखोगी जो न जानवर हैं न पौधे। कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है। शायद तुम्हें उन महाशय की याद हो जो हमसे जिनीवा में मिलने आए थे। उनका नाम है सर जगदीश बोस। उन्होंने परीक्षणों द्वारा साबित किया है कि पौधों में जान होती है। उनका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जानवरों और पौधों पर ही विचार करते हैं। आज संसार में हजारों तरह की जानदार चीजें हैं। मर्द हैं, औरतें हैं, जिनमें कुछ बुद्धिमान हैं, कुछ बेवकूफ। जानवर भी बहुत तरह के हैं, जिनमें हाथी, बंदर और चींटी जैसे समझदार जानवर भी हैं और बहुत से बुद्धू जानवर भी। मछलियां और बहुत से समुद्री जीव जंतु और भी निचले दर्जे के हैं। इनमें भी सबसे निचले दर्जे के जीव हैं स्पंज और जेली की शक्ल की मछलियां, जो आधा पौधा हैं और आधा जानवर। अब हमें इस बात का पता लगाना है कि ये भिन्न-भिन्न प्रकार के जानवर एक साथ एक वक्त में पैदा हुए या एक-एक करके धीरे-धीरे। हम इसका पता कैसे लगाएं? उस जमाने की लिखी हुई कोई किताब तो है नहीं, लेकिन क्या प्रकृति की पुस्तक हमारी मदद कर सकती है? हाँ, कर सकती है। हमें पुरानी चट्टानों में जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं। इन हड्डियों से इस बात का पता चलता है कि उस चट्टान के बनने से बहुत पहले वो जानवर वहां रहा होगा।
तुमने इस तरह की बहुत सी छोटी और बड़ी हड्डियां लंदन के साउथ केंसिंगटन अजायब घर में देखी थीं। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका मांस वाला नर्म भाग फौरन सड़ जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां बहुत दिनों तक बनी रहती हैं। यही हड्डियां हमें पुराने जमाने के जानवरों का हाल बताती हैं। लेकिन मान लो किसी जानवर के हड्डियां ही न हो, जैसे जेलीफिश, तब उसके मरने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं और बहुत सी पुरानी हड्डियों को जमा करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। सब के सब एक साथ कहीं से कूद कर नहीं आए। सबसे पहले खोल वाले जानवर पैदा हुए, जैसे घोंगे। समुद्र के किनारे तुम जो सुंदर घोंघे बटोरती हो, वे उन जानवरों के बाहरी खोल हैं जो मर चुके हैं। उसके बाद कुछ और ऊंचे स्तर के जानवर पैदा हुए, जिनमें सांप, हाथी से भी बड़े जानवर, पक्षी और वो जानवर आए जिनसे मिलते जुलते जंतु आज भी पाए जाते हैं। सबसे बाद में आदमियों की हड्डियां मिलती हैं। इससे ये पता चलता है कि जानवरों के पैदा होने में भी एक क्रम था। पहले निचले दर्जे के जानवर आए, उसके बाद कुछ ऊंचे दर्जे के जानवर पैदा हुए, और ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए वे जटिल होते चले गए, और आखिर में सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर यानी आदमी पैदा हुआ। सीधे सादे स्पंज और घोंघे में कैसे विकास और परिवर्तन हुआ और कैसे वे सुधरते चले गए, ये बड़ा रोचक अध्ययन है, जिसके बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। लेकिन इस वक्त तो हम उन जानदार चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो पहले पैदा हुई। जमीन के ठंडा हो जाने के बाद शायद पहला जीव वो नर्म जेली जैसी चीज थी जिस पर न कोई खोल था और न कोई हड्डी। वो समुद्र में रहती थी। इसके फॉसिल्स नहीं मिलते क्योंकि इनकी हड्डियां थी ही नहीं, इसलिए हमें अनुमान ही लगाना पड़ता है। आज भी समुद्र में जेली के आकार के जीव पाए जाते हैं। ये गोल होते हैं, परंतु क्योंकि इनमें हड्डी या खोल नहीं होता, इसलिए इनका आकार लगातार बदलता रहता है। इनके बीच में एक दाग सा होता है, इसे बीज कहते हैं, और ये एक प्रकार का हृदय होता है। ये जीव एक अजीब ढंग से बंटकर दो हो जाते हैं। ये एक जगह से पतले होने शुरू होते हैं और तब तक पतले होते जाते हैं जब तक दो जेली जैसे आकार में टूटकर अलग नहीं हो जाते। आकार में ये दोनों पहले वाले जेली जीव जैसे ही होते हैं। इसी तरह ये विभाजन होता रहता है। बीज या हृदय के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों हिस्सों को एक एक हृदय मिल जाता है। इस तरह ये जीव विभाजित होते जाते हैं और संख्या में बढ़ते जाते हैं। इसी तरह की कोई चीज हमारी इस पृथ्वी का पहला जीव रही होगी। जीवन का कैसा सीधा और सामान्य रूप था वो। सारी दुनिया में इससे बेहतर या ऊंचे दर्जे की चीज नहीं थी। जानवर तब तक पैदा नहीं हुए थे और आदमी को आने में तो अभी लाखों वर्ष बाकी थे। इन जेली जैसे जीवों के बाद समुद्री घास, घोंघे, केकड़े और कीड़े आए। उसके बाद मछलियां आईं। इनके बारे में हमें बहुत कुछ मालूम है क्योंकि इनमें हड्डियां थीं या उन पर कड़े खोल थे। इन्हें वे हमारे लिए छोड़ गईं ताकि उनके मरने के बहुत समय बाद भी हम उन पर गौर कर सकें। घोंघे समुद्र तल की मिट्टी में पड़े रह गए।
समय के साथ साथ उन पर और मिट्टी और बालू जमा होती गई और इस तरह वे सुरक्षित रह सके। मिट्टी और बालू के दबाव से नीचे की मिट्टी सख्त होती चली गई। वो इतनी सख्त हो गई कि चट्टान बन गई। इस तरह समुद्र तल में चट्टानें बनी। भूचाल या किसी दूसरी वजह से ये चट्टानें समुद्र से ऊपर आ गईं और सूखी धरती बन गई। उसके बाद ये सूखी चट्टानें नदियों और वर्षा के जल से धुलती रहीं और सदियों से इनके भीतर छिपे घोंघे बाहर आ गए। इस तरह हमें ये घोंघे या हड्डियां मिलती हैं और इनका अध्ययन करने के बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि पुराने समय में हमारी धरती कैसी थी। अगले पत्र में हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये निचले दर्जे के जीव किस तरह विकसित हुए और आज के जीव जैसे बने।